नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परमजीत। मुझे भी कोविड हुआ है और चल रहा है। मेरा ऑक्सीजन लेवल 92, 91, 90 तक चला गया था। अब दवा से, एक्सरसाइज से और इलाज से सही तरीके से अब वो 96, 97, 98 तक चल रहा है। बताना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पेशेंट को कोरोना है, कोविड है और अगर उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो घबराइए मत। सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर या सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलने से ज़रूर, मेरे पास भी कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन कॉन्सेंट्रेटर नहीं है घर पे, लेकिन ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के और बहुत से तरीके हैं और आप आराम से पेशेंट को घर पे मैनेज कर सकते हैं। बाहर ले जाना अपने आप में खतरे वाला है और वायरस अंदर जाने का खतरा है। अस्पताल में अगर बेड मिल रहा है तो अलग बात है, वहाँ पे आप बेड ज़रूर लीजिए, एडमिट कराइए। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है, 80 होता जा रहा है, 70 होता जा रहा है, तब भी आप लोगों को कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप, अगर अस्पताल में बेड मिल रहा है तो ठीक है, कहीं से ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है तो ठीक है, वरना आप घर पे कुछ ना कुछ करें। खाली बैठने से नहीं होगा। क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहला, सबसे अच्छी चीज़ जो है, पेशेंट को आपको उल्टा लेटाना है। जो प्रोन वेंटिलेशन बताया गया है कि छाती के ऊपर और कमर के ऊपर, कमर के नीचे, छाती के नीचे आपने ऊपर की तरफ आपने तकिए रखने हैं ताकि पेशेंट उल्टा होकर सांस लें। अपने आप उसी से 10, कभी कभी 15 ऑक्सीजन लेवल वैल्यू बढ़ जाती है। तो 80 से 90 हो सकती है, 90 से 98, 96 हो सकती है तुरंत। तो एक बहुत बढ़िया तरीका है ये। उसके अलावा ये पहला तरीका है जिसको आप बीच बीच में करते रह सकते हैं। सुपरमैन तरीका है जो हमने बताया था, जो सिस्टर मेरी वीडियो बताया था, डॉक्टर हजीत ने बताया था वीडियो में। इसके अलावा वो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी। सुपरमैन तरीका मतलब इसी तरह से उल्टा लेट के, एक हाथ ऊपर रख के एक हाथ नीचे रख के आप आराम से लेट सकते हैं, सो सकते हैं या टेढ़ा हो सकते हैं, थोड़ा सा पैर एक ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसे इंसान सोता है। उसके अलावा जो आपको करना है सेकंड चीज़, वो है आपको एक स्टेरॉइड चालू करना होगा। इन्हेलेशनल स्टेरॉइड आप फ्रीली चालू कर सकते हैं, प्रेग्नेंट लोग भी चालू कर सकते हैं। इन्हेलेशनल यानी सांस की नली के थ्रू आप स्टेरॉइड ले सकते हैं। उसमें जो नेबुलाइजेशन आता है और स्प्रे आते हैं। आपने सुना होगा अस्थमा के पेशेंट स्प्रे लेते हैं, अस्थमा के पेशेंट जो है इन्हेलर लेते हैं। इन्हेलर स्प्रे होते हैं, उसके सामने कभी कभी एक स्पेसर भी आता है। स्पेसर ज़्यादा इजी है, स्पेसर के बीच में आपने स्प्रे मारा और वो अंदर चला जाता है। स्प्रे कुछ ऐसा होता है, तो ये है स्प्रे, ठीक है। एक तरीके का इन्हेलर हो गया। इस इन्हेलर को अगर जब आप करेंगे तो इसमें से दवा निकलती है। एक इसमें अगर आप देखेंगे एक डिओस पैसा स्प्रे होता है, तो दवा निकलती है ऐसे। तो ये दवा अगर आप डायरेक्ट मुंह पे मारते हैं तो उसमें एक टेक्निक चाहिए, उसको मारते ही लंग्स के अंदर लेने के लिए, उसको मारते ही लेने के लिए, उसकी टेक्निक के वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसलिए सबको वो नहीं जमेगा, उसके लिए आप कोई स्पेसर ले सकते हैं। मेरे पास में भी स्पेसर नहीं है, मिलता नहीं है। उसके लिए ऐसी कोई ट्यूब मिल जाए जिसको हम इस पर सामने लगाएं और इसको आप फिर ऐसे ले सकते हैं। और इसके जो पफ है, या आप 8 से 10 से 12 पफ ले सकते हैं एक बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, जिससे आपके फेफड़ों में ये दवा जाएगी, ठीक है। ये वाली दवा जो है ब्यूटिकॉट फुराकॉट इन्हेलर है, ठीक है। इसको आप मार सकते हैं, फिर सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इन्हेलर और स्पेसर। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये उस कमरे में उस वायरस को नहीं फैलाएगा। वरना क्या होता है, अगर हम दूसरा जो तरीका है इसको करने का, वो है नेबुलाइज़र। नेबुलाइजेशन पे मैंने वीडियो बनाया है
कायदे से जो पेशेंट को कोरोना है वो ऑलरेडी आइसोलेटेड होना चाहिए, वो अलग कमरे में होना चाहिए, क्वारंटाइन होना चाहिए, उस कमरे में कोई ना जाए, जाए तो प्रोटेक्शन के जाए, ऑब्वियसली सबको पता है। तो इसलिए जब वो पेशेंट वहाँ पे नेबुलाइज करता है तो वहाँ पर और ज़्यादा एरोसॉल्स निकलते हैं। एरोसॉल्स मतलब नेबुलाइजेशन से जो वायरस है वो उस कमरे में अच्छे से फैल जाता है, तो उस कमरे में फिर जो जाएगा उसको खतरा ज़्यादा होगा। वरना नेबुलाइजेशन एक और अच्छा तरीका है। नेबुलाइजेशन उनको हम ब्यूटिकॉर्ड से कर सकते हैं, 1 mg वाला ब्यूटिकॉर्ड से दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, हर 3 घंटे में। और अगर ऑक्सीजन कम होता है और ब्रोंकोस्पाज्म लग रहा है तो लीवोलिन नाम की दवाई, डुओलिन नाम की दवाई से भी नेबुलाइज कर सकते हैं। वो ब्रोंको डायलेटर्स हैं उससे, लेकिन हार्ट रेट बढ़ती है, कुछ लोगों को घबराहट होती है, तो वो धड़कन देखते रहना पड़ेगा। वो आप पल्स ऑक्सीमीटर से देख सकते हैं, वो आप ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये हो गया आपका इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स, यानी कि सांस की नली से जाने वाले स्टेरॉइड के 2 तरीके, इनहेलर या रोटा कैप एक ही बात है, और नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन अलग कमरे में होगा, ध्यान रखिएगा उस कमरे में वेंटिलेशन हो, बाहर की तरफ हवा चल रही हो, पंखा हो, कुछ हो, एग्जॉस्ट हो। तीसरा तरीका जो लेटने वाला हमने बताया था वो बता चुके हैं आपको। उसके अलावा जो तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का, जो आप जब भी बैठेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, उसके लिए पर्स्ड लिप ब्रीदिंग हमने ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे बनाया है। करना क्या है, धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है, सांस को थोड़ा सा रोकना है, और जैसे मोमबत्ती को फूंक मारते हैं बर्थडे पार्टी पे, वैसा धीरे धीरे छोड़ना है, कोशिश करनी है। ये 3-4 और तरीके हैं, वो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आप देखिए, सारे वीडियोस डाले हुए हैं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको करनी है, उसमें प्राणायाम भी कर सकते हैं, दूसरे योगा भी कर सकते हैं, हज़ारों प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, हेल्प करेंगी, उससे भी आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। और आपको लेना है एक, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल एक्चुअली 90 से कम हो रहा है, 90 से कम है, 80 से कम है, तो आपको स्टीरॉयड ओरली यानी गोली लेनी पड़ेगी। ओरल स्टीरॉयड्स में मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मेड्रॉल, ये सबसे अच्छा इफेक्टिव देखा गया है इसमें, वरना ओमनाकॉर्टिल प्रेडनिसोलोन उसका ही भाई है। और प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन आपको अपने नीड के हिसाब से, आपकी शुगर लेवल्स के हिसाब से लेना होता है। वो एक दवा आती है जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, या तो 16 मिलीग्राम की, या 8 मिलीग्राम की, या 32 मिलीग्राम की, आपको दिन में 2 बार, कभी कभी 3 बार लेनी पड़ सकती है। उससे आपका इन्फ्लामेशन कम होगा, लंग्स में सूजन कम होगी, लेकिन और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। वही मैं ले रहा हूँ मिथाइल प्रेडनिसोलोन, लेकिन उससे शुगर बढ़ती है, तो शुगर आपको चेक करनी पड़ेगी, शुगर रेगुलर चेक करनी पड़ेगी। जिसको शुगर है उसकी शुगर बिगड़ सकती है, तो उनको दवाई ज़्यादा लेना या इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, इस बात का ध्यान देना होगा। मगर ऑक्सीजन सही रखना ज़रूरी है। 10 दिन निकालने हैं, 10 से 15 दिन निकालने हैं, वो निकालना बहुत ज़रूरी है, कैसे ना कैसे। ये आपका तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ाने के ये सारे तरीके हैं। इसके अलावा जो तरीका है, खुली हवा में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे अगर हवा चल रही होती है, वहाँ पे आप ब्रीदिंग करते हैं, वो अच्छा है आपके लिए, एक खुली हवा। और अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई है आपके पास, या ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है आपके पास, तो वो ऑक्सीजन को 2 लीटर से लेके 6 लीटर तक आप चला सकते हैं, उससे भी ऑक्सीजन आपका हेल्प होता है। इसके अलावा जो बाकी सारी दवाइयाँ आती हैं, रेमडेसिविर, या फिर जो इंटरल्यूकिन 6 को इनहिबिट करने के लिए एक्टिमेरा आती है, टॉक्सिजुलिमैब जो दवाई है, 50,000 का इंजेक्शन है, वो ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ाते, ठीक है। वो वायरस को कम करने या शरीर में इन्फ्लामेशन कम करने का काम करते हैं, जिससे हो सकता है और ऑक्सीजन कम होने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाए, ताकि हमारे इन सारे प्रोसेस को से ऑक्सीजन लेवल बढ़े। प्लाज्मा थेरेपी भी वायरल लोड कम करने की कोशिश होती है, जिससे कि और ज़्यादा बीमारी बढ़ने से रोका जा सके। अगर फेफड़े में इन्फेक्शन बहुत फैल चुका है, अगर सीटी स्कैन में आपके फेफड़े 25 में से 18 से ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, तब आप सीरियस इन्फेक्शन है, तो घर पे मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों में, 100 चीज़ों में दिक्कतें, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। ऐसे पेशेंट को अस्पताल चाहिए, आईसीयू चाहिए, पूरा डॉक्टरों की टीम चाहिए। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस बन सकती है। सो अपना ख्याल रखिए। ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है आपका, मगर आपको सहज रखना होगा, धीरज रखना होगा। रेगुलर दिन में 3-4 बार एक्सरसाइज करनी होगी, जो हमने बताई है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज।
स्पायरोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने दिखाया है एक वीडियो में। दवाइयाँ सारी ले सकते हैं, हमने सब बताया है। सो कोशिश करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, पैनिक मत करिए, समय निकालना है निकालिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।